सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज एक ब्रेकिंग न्यूज शायद आप तक पहुंच गई होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है, उसने उत्तर प्रदेश पुलिस की जो डेट अनाउंसमेंट होना था वो अनाउंसमेंट उसका कर दिया है। ठीक है, तो आपकी डेट 23, 24, 25 और 30 और 31 इन डेटों में आपका एग्ज़ाम होगा उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो आप लग जाइए बिल्कुल तैयारी में। किसी भी प्रकार का आलस नहीं दिखाना है, किसी भी प्रकार का कुछ एक महीने के लिए सब कुछ रोक दीजिए। एक महीने में ही आपको ये वर्दी का महत्व पता लग जाएगा। वर्दी अगर लेना है तो इस एक महीना आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी। तो इसी को देखते हुए आज हम प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, आपका आज मैथ की प्रैक्टिस करवाएंगे, कल जीएस की प्रैक्टिस, फिर इसके बाद रीजनिंग की प्रैक्टिस। धीरे धीरे करके एक एक सब्जेक्ट की आपकी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। और अगर ये सवाल आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सवाल नंबर पहला। ध्यान से सवाल को पहले रीड कीजिए कि डाटा क्या आ रहा है और उस सवाल को किस प्रकार से सेटल किया जा रहा है। ठीक है, जैसे सवाल नंबर पहला दे रहा है 2 वॉशिंग मशीन। ठीक है, 2 वॉशिंग मशीन है, फर्स्ट एंड सेकंड। 2 वॉशिंग मशीन 10,750 रुपये में खरीदी जाती हैं। उनमें से एक को, अब ये बेच रहा है इन दोनों को, उनमें से एक को 25% के लाभ पर 25% के लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर बेचता है। दूसरे को 10% हानि पर बेचता है। ठीक है, इसने यहाँ पे सेल कर दिया, इसने यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, सेल का एसपी हो गया, बेच दिया है। दोनों वॉशिंग मशीनों को विक्रय मूल्य समान हो। कह रहा यदि दोनों वॉशिंग मशीन के जो मूल्य हैं, विक्रय मूल्य हैं, वो कैसे हो जाएं, समान हो जाएं। तो आपको यहाँ से लग रहा होगा कि समान नहीं है, लेकिन हमें क्या करना, बराबर का साइन लगा दो, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों बराबर करना है। तो कह रहा है इनके क्रय मूल्य में जो अंतर होगा वो अंतर कितना आएगा। जब इसने वॉशिंग मशीन खरीदी थी तो उनमें अंतर कितना रहा होगा। शॉर्ट ट्रिक से सीधा लगा देंगे इसे। ठीक है, ट्रिक मेथड यूज कर रहे होंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 25 की फ्रैक्शन बनानी है आपको। फ्रैक्शन मत बनाओ, इसे फ्रैक्शन से कोई लेना ही देना है। 25% लाभ लिया है तो इसका मतलब 125 में बेचा होगा। 10% हानि पे बेचा है तो इसका मतलब 90 में बेचा होगा। हमारे हिसाब से ये 90 की बिकेगी, ये 125 बिकेगी और दोनों लोग क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। 5 से काटेंगे तो ये 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। अब तो ये कटेगा नहीं, तो हमारा अनुपात कितना बन जाएगा। अनुपात के लिए क्या करेंगे, इन चीज़ों को पलट दो, 18:25 ये रहा होगा। ठीक है, 18:25। अब ये कह रहा था इन दोनों का जो अंतर है वो अंतर हमें ज्ञात करना चाहिए था। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमारा इन दोनों वॉशिंग मशीन का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, कितना होना चाहिए, 43। लेकिन ये हमारा किसके इक्वल हो गया, 10,750 के। 10,750 के। कह रहा अंतर बताओ, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 7 अंतर है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 से कितनी बार गुणा करेंगे, लास्ट का 5 कट जाए, या इसे काट लो। सबसे पहले ये देखो 2 बार तो जाना ही जाना है, और लास्ट वाला जो 5 लिखा हुआ 5 गुणा करें तो लगभग कितनी बार जाएगा, 43 वाला। ठीक है, तो लगभग ये 2 बार ये जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, 5। तो अब इसका गुणा मार दो तो आंसर जाएगा 1750। ठीक है, 0 0 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितने हो गए, 17। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1750 रुपये। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, केवल क्या करना है, आपको जो एसपी दिए गए थे वो दोनों एसपी को बराबर करना था। बेहतरीन सवाल है, शॉर्ट ट्रिक से लगा है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। कह रहा 5 क्रमागत
विषम संख्या का औसत 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है, 27 है। पहली संख्या और पांचवी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। कह रहा पहली संख्या और पांचवी संख्या का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। अब एक चीज़ देखिए, पांच संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 25 है, वो 27 है। तो बीच में औसत का मतलब क्या होता है, ये बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, बीच की संख्या, बीच की एवरेज जो होता है, एवरेज का मतलब बीच में एवरेज क्या रहा होगा, तो बीच की संख्या कितनी है, 27। अब हमारे पास कुल संख्या कितनी है, 5। ये भी एक विषम है, तो इसका मतलब इससे पहले 4 रही होंगी, 2 रही होंगी, और इसके बाद भी कितनी रहेंगी, 2। तो हमारी टोटल कितनी हो जा रही हैं, 5 हो जा रही हैं। 27 से पहले हमें बताइए विषम संख्या कौन सी आती है। 27 से पहले तो आपकी 25 आएगी। हमने कहा 25 से पहले कौन सी आएगी, तो 23 आएगी। तो 27 से पहले रही होगी 25, और इससे पहले रही होगी 23, 27 के बाद रही होगी 29, और इसके बाद रही होगी 31। तो ये सारी आपकी पाँच की पाँचों विषम संख्याएं और क्रमागत आपकी निकल आई हैं। हमसे पूछ रहा था पहली संख्या ये है और पाँचवीं संख्या ये है, इन दोनों का गुणनफल कितना होगा। तो 23 एकम 23, 3 हो जाएगा, 23 3 69, और 77 71। तो हमारा आंसर कितना होगा, 713 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 समझ में आया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम सवाल नंबर 3 पे। हाँ, सवाल नंबर 3 कह रहा है, एक व्यक्ति 44 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। एक व्यक्ति था, उसने 44 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की। ठीक है, 44 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की। वह इस दूरी के कुछ भाग को, कह रहा है इस दूरी में से कुछ भाग उठाया, उसने 7 किलोमीटर से स्टार्ट कर दिया। कुछ दूरी उसने 7 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की, और शेष जो थी वो उसने पैदल चला है। इसका मतलब ये साइकिल से या किसी के द्वारा बता रहा होगा, तो ये साइकिल से मान लो, ये साइकिल से चला, अब चलेगा किससे, पैदल से। तो कह रहा था शेष दूरी पैदल चलकर उसने 15 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की। ठीक है, शेष दूरी 15 किलोमीटर से तय की। साइकिल द्वारा चली गई दूरी कितनी थी। अच्छा, ये साइकिल के द्वारा कह रहा है यहाँ पे दूरी जो थी वो उसने कितनी तय की है, ये इंडिकेशन दिया गया आपका। अब एक चीज़ देखिए, साइकिल से चल रहा 7 किलोमीटर, पैदल चल रहा 15 किलोमीटर, जबकि टोटल चला है 44 किलोमीटर 4 घंटे में। तो हम कहेंगे इसका एवरेज हम निकाल सकते हैं। 44 किलोमीटर अगर 4 घंटे में गया होगा तो चाल क्या रही होगी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी औसत चाल है। ठीक है, औसत चाल, अगर औसत चाल 11 किलोमीटर है दोनों के मिला के, दोनों का एवरेज है, तो हम क्या करेंगे, इसे बीच में रख देंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, ये एलिगेशन बन जाएगा। बन गया एलिगेशन। ये साइकिल से है, ये पैदल से है, और दोनों को जब हमने निकाला तो कितना, 11। इनका बीच डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 4। इसके बीच डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना रहेगा, 1:1। अब हमारे हिसाब से टोटल जो है यहाँ पे कितना आ रहा है, योग 2 आ रहा है। ठीक है, 2 आ रहा है, और वो कई घंटे तक चला हमारे हिसाब से, क्योंकि जब हम चाल का रेशियो बनाएंगे तो हमारा किसका आ जाएगा, टाइम का रेशियो। ठीक है, ये जो रेशियो निकल के आया वो समय का रेशियो निकल के आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, समय का रेशियो। अब हमसे देखो समय की तुलना समय से करनी है। हमारे हिसाब से किसका पूछ रहा है, साइकिल से कितना, साइकिल से कितना चला, 1 चला। कितने में से चला होगा, 2 में से चला होगा, और टोटल यहाँ कितना टाइम लग रहा है, 4। ठीक है, 4 लग रहा है। नहीं गुणा गुणा कर देना। ठीक है, 4 घंटा, तो 4 घंटा में कितना चला होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो वो आदमी 2 घंटा चला होगा, और 1 घंटा में कितना चलता है, 7 किलोमीटर। 7 का अगर हम गुणा करें तो 7 दूनी कितना हो गया, 14 किलोमीटर वह साइकिल के द्वारा चला होगा। ठीक है, और अगर पूछे पैदल, पैदल कितना चला होगा, तो पैदल वाला इधर लिखा हुआ है, तो पैदल का पैदल के साथ गुणा कर देंगे, तो 1 बराबर आपका कितना आ रहा था, 2। तो 15 दूनी कितना आएगा, 30। पैदल पूछे तो 30 किलोमीटर, साइकिल से पूछे तो 14 किलोमीटर।
आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आ रहा है कि यदि ए और बी का अनुपात 4:9 हो, 4:9, ए और सी 2:2 हो, ए अनुपात सी 2:3 हो, 2:3, तो ए प्लस बी अनुपात ए प्लस सी बराबर क्या होगा। हमसे ये क्वेश्चन किया गया है। अब देखिए, ऐसा सवाल जब भी आ जाए तो इसमें ये देख लेना है कि दोनों में डबल कौन आ रहा है। तो ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, दो जगह अगर आ रहा है तो दोनों जगह इसको क्या रखना है, समान रखना है। अब देखिए, यहाँ 4 है इसका मान और यहाँ कितना है 2, लेकिन हमने क्या कहा, दोनों जगह इनको समान करना है। समान करना है तो यहाँ कितने गुणा हो जाएगा, 2 का। अगर यहाँ 2 का गुणा किया है तो यहाँ पर भी हमारा कितने गुणा हो जाएगा, 2 का। अब ये क्या हुए, एग्जैक्ट इन लोगों के मान बन गए। अब देखिए, ए का मान कितना हो गया, 4। आप चाहे यहाँ से देखो 4 है, यहाँ से देखो तब भी 4 है। बी का मान कितना है, 9, और सी का मान कितना हो गया, 6। अब हमें इनके मान उठा के रख देने, ए और बी कितने हैं, 9 4 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। ए प्लस सी कर दो, ये है ए और ये है ए और ये सी है, तो ये कितना होगा, 4 और 6 कितने हो गए, 10। कटने वाले तो हैं नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 13:10। ठीक है, तो आपको ये 3 सवाल समझ में आए होंगे। आइए चलते हैं और बेहतरीन सवाल। अच्छा, आपके 4 सवाल हो चुके हैं, तो देखिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 दे रहा है, एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य, कह रहा है एक घड़ी है जिसका अंकित मूल्य 8400 रुपये है। ठीक है, अंकित मूल्य जो है वो आपका कितना है, 8400 रुपये है। इसे 2 क्रमिक छूट देने के बाद इसने क्या किया, इसमें 2 क्रमिक छूट दे दी। यहाँ पे पहली छूट दे दी और फिर एक और छूट दे दी। ठीक है, 2 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 5040 रुपये में बेच दिया। 5040 रुपये में इसने क्या किया, इसको बेच दिया। यदि पहली छूट 25% है, अब कह रहा जो पहली छूट है वो कितनी है, 25% है, तो कह रहा दूसरी छूट फिर क्या रही होगी। ये हमारे पास सवाल का डाटा आ गया है। ठीक है, तो आप बताइए कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 8400 रुपये को, एक छूट जो पता है हम पहले वही ज्ञात कर लें। 8400 रुपये वाली सौदा है, 25% छूट दी होगी तो इसका मतलब 75 की बेची होगी। 75 अगर बेची तो हमारा ये जो मान है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके, 84 गुणे 75। ठीक है, तो 84 गुणे 75 अगर करें तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 5040, इसका गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा 5040। ठीक है, ये आ गया 5040। नहीं 5040 दिया गया, इसका आएगा 63 रुपये। 5040 तो ये दिया गया है, ये जो हमें पड़ी जाके एक छूट के बाद 6300 रुपये की, लेकिन 6300 वाली जो दे रहा है अभी वो कितने की दे रहा है, 5040 की। इसका मतलब हमें एक छूट और अभी मिलेगी, इसी वजह से ये 6300 रुपये कितने हो जाएंगे, अब 5040 हो जाएंगे। तो हम जब इसे घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जब घटाएंगे तो ये आ रहा होगा आपका 1260 आ रहा होगा। मतलब कि 1260 की छूट और हमें मिली है, किससे मिली होगी, 6300 से मिली होगी, क्योंकि 6300 से ही तो हम वहाँ पहुँचे होंगे। तो अब क्या करेंगे, परसेंट के लिए क्या कर देंगे, गुणा। जब इसे हम काटेंगे तो हमारा टोटल यहाँ से काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। 63 काटेंगे तो 63 दूनी 126, आंसर कितना हो जाएगा, 20%। आई होप समझ में आया होगा, बेहतरीन सवाल ये भी था। तो आपका ये था सवाल नंबर 5। आइए देखते हैं एक नया सवाल फिर। सवाल नंबर 5 आ रहा है, जब एक संख्या का 60%, कह रहा जब एक संख्या का 60%, एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या, कह रहा कोई अन्य संख्या, किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, अन्य संख्या से घटाया जाए, घटाया जाए, तो संख्या घटकर अपना 52% हो जाती है। तो कह रहा संख्या जो है वो घटने के बाद कितनी होती है,
52% हो जाती है, 52% रह जाती है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है? तो कह रहा पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत घुमावदार क्वेश्चन है, ठीक है। 6 नंबर ध्यान देना, संख्या का 60% जब अन्य संख्या से घटाया जाता है तो वो घटकर अपना कितनी रह जाती है? 52% रह जाती है। अब एक चीज़ बताइए, वो संख्या आपकी कितनी थी? 60। 60 के बाद वो 52% घट गई, तो इसका मतलब कितना उसने घटाया होगा? 60 थी और 60 से 52 हो गई है, तो 60 से 52, ये 60 जो खुद में कितने परसेंट है? अभी 100% है। जब इसे 100 में से घटाया, वो 52 रही, इसका मतलब घटाया कितना होगा उसने? 48 घटाया होगा, ठीक है। समझ में आ रहा? शायद हल्का समझ में आ रहा होगा। 60% कोई थी, ये खुद में 100% है। जब अन्य संख्या से घटाया गया तो वो खुद के अपना खुद ना कितना परसेंट प्राप्त कर लिया? 52% प्राप्त कर लिया। अगर 52 प्राप्त किया है तो इसका मतलब घट के कितना आया है? इसका मतलब 48 घट के आया हुआ। तो ये जो 48 आया है वो किसके इक्वल हो गया? 60 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसे, यही हमारा अनुपात हो जाएगा, इसे काट सकते हैं हम। 12 पंजे 60, 5 चौक 48, तो आंसर कितना हो जाएगा? 5:4। सॉरी, ये इक्वल रहेंगे, ठीक है, इक्वल है, तो इसे हम लिखेंगे 4:5। बहुत खुशी मिली होगी कि यूपी पुलिस की डेट आ चुकी है। सभी को खुश होना चाहिए कि एग्ज़ाम है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाए। आपकी जो तैयारी है ज़्यादा लंबी ना खिंचे, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक हमें याद नहीं रहता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब क्या किया है, मैथ का हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कीजिए। एक मैथ की केवल नहीं करना है आपको, 4 के चारों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करना है। आपका चाहे मैथ हो, आपकी चाहे रीजनिंग हो, और आपकी चाहे हिंदी हो, ठीक है। इन चारों चीज़ों को लेके आप मैदान में उतर जाइए, और मैदान में जब तक आप विजेता घोषित ना हो जाएं तब तक आपको वापस नहीं लौटना है। चलो, इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट। तो आपके बोर्ड पे लगा हुआ है सवाल नंबर पहला, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इस प्रकार का अगर सवाल आ जाता है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे लास्ट में जाएंगे। देखो कहीं ना कहीं वो वर्ग नज़र आएगा, तो ये वर्ग नज़र आ रहा है, किसका नज़र आ रहा है? 15 का वर्ग आ रहा है, ठीक है। 225 जो होता है वो आपका 15 का वर्ग होता है। हमने जब ये रूट ये 15 जब हटाया तो ये चीज़ यहाँ से हट चुकी है, तो कितना आ चुका है? 25, 15। 15 को क्या करेंगे, हम यहाँ पे जोड़ देंगे। 15 को जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 289। अब 289 जब अगर रूट हटाना है तो हमें कितना बाहर निकालना पड़ेगा? 17, ठीक है। इसे 17 उठा के यहाँ जोड़ देना है। 17 जब यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 49। 49 देखेंगे, इसके ऊपर रूट जोड़ेगा तो ये हटेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 7। 7 उठा के यहाँ जोड़ेंगे, 7 यहाँ जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 100। 100 के ऊपर रूट चढ़ा हुआ, तो इसका रूट हटाएं तो कितना आएगा ये निकल के बाहर? 10। अर्थात हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 10। बेसिकली इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हमें लास्ट से करने होते हैं, लास्ट में आपका कोई ना कोई किसी का वर्ग दिया गया होगा। आइए देखते हैं हम सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है, यदि रूट में 4 की घात n हो और इसके बराबर में अगर 1024 लिखे हों तो कह रहा है n का मान क्या होगा? तो n का मान क्या होगा? अब हमें देखिए, ये वाले इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसकी अगर हम ये रूट हटाएं, यहाँ से करड़ी हटाएं, तो हम क्या कह देंगे इसको? 4 की घात n गुणे 1/2, n/2 हो जाएगा। इसका मतलब होता है करड़ी कितनी है? 1/2 है, बराबर इसका अगर बेस 4 है तो हमें भी इसका बेस 4 बनाना पड़ेगा। हमें 4 को कितनी बार गुणा करें कि हमारा 1024 बन जाए? तो देखिए, 4 को जब हम 5 बार गुणा करेंगे तो ऑटोमेटिक 1024 बन जाएगा। अब देखिए, बेस इसका भी 4 है, बेस इसका भी 4 है, तो यहाँ से कैंसिल आउट। ये आपका n/2 लिखा हुआ है और बराबर कितना लिखा हुआ है? 5। जब इसको यहाँ से गुणा करेंगे तो n बराबर कितना है? 5 दूनी 10, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 10, ठीक है, 10। क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। हाँ, तो अगला सवाल दिया गया है, 2 की घात x गुणे 2 की पावर y बराबर लिखा हुआ है 8 तथा 9 की घात x गुणे 3 की घात y बराबर लिखा हुआ है आपका 8, ठीक है, 8 लिखा हुआ है।
तो कह रहा है तो x और y क्या हैं, तो x y के मान क्या हैं, हमारे पास ये ऑप्शन है। तो सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये इस चीज़ को आपको सोचना है कि सॉल्व कैसे करें इस चीज़ को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, क्या हम गुणा में घातें जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को जब सॉल्व करेंगे तो 2 की घात कितनी होगी, x प्लस वाई, और बराबर इसे भी अगर बेस इसका 2 है तो बेस इसका भी 2 बना लेंगे, तो 2 का बेस कितना हो जाएगा 3। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बेस अगर ख़त्म होते तो हमारा x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये 8 नहीं होगा, यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे आपका हो सकता है 81 लिखा होगा, ठीक है, 81 होगा। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या इसे हम 3 की घात 2x कर सकते हैं, गुणा ये भी आपका कितना हो जाएगा, अच्छा इसको 9 बना नहीं सकते, 3 ही बना, तो ये 3 की घात बाई है, बराबर इसे हम 3 की घात अगर हमें बनाना हो तो हम 3 की घात कितनी बनाएंगे, जैसे हम 3 को 81 बना, 3 त्रिका 9, 3 27, 27 तियाँ 81, तो इसका मतलब हमें 3 की घात कितना लिखना पड़ेगा 4। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को जोड़ रहे हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो गुणा में घात जब जोड़ेगी तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 2x बाई 3 नहीं हो जाएगा 2x बाई, दोनों जुड़ जाएंगे, बराबर हमें 3 की घात कितना मिला हुआ 4, अर्थात 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बाई बराबर कितना आ जाएगा 4। 2 से जब काटेंगे तो हमें x और y का मान कितना मिल जाएगा, x प्लस वाई है, ठीक है, ये सॉरी x प्लस वाई, गुणा में घातें जुड़ाती हैं, तो x प्लस का मान कितना मिल गया 2, ठीक है। तो हमें एक जगह जो x प्लस वाई का मान मिल रहा है वो आपका 2, ठीक है, 2x प्लस वाई 2x प्लस, अच्छा इसको ध्यान रखना, रुक जाना, ये थोड़ा गलत यहाँ पे कट गया, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है वो 2x प्लस वाई बराबर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे गुणा नहीं है जो काट दिया, ठीक है, थोड़ी गलती से हो गई, मिस्टेक, ठीक है। अब देखिए एक समीकरण नंबर ये बना जाके, एक समीकरण नंबर आपका ये जाके बना, हमें क्या करना, इन दोनों को सॉल्व आउट करना है, उसे आके यहाँ लिख लो, 2x प्लस वाई इक्वल कितना लिखा हुआ है 4। हम क्या करेंगे, हमें एक चीज़ यहाँ से हटानी पड़ेगी, तो हमें एक चीज़ हटानी पड़ेगी, तो हमें क्या करेंगे, इनके साइन को चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, तो प्लस और माइनस ये क्या हो जाएगा खत्म, 2x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा आपका x बचेगा, और यहाँ से जब 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो हमारा x का मान कितना आ गया 1 आ गया, जबकि यहाँ पे x और y जोड़ के कितना आ रहा था 3, अर्थात हमें पता होगा कि y का मान कितना आना चाहिए 2, तो हमारे यही आपके मान हो जाएंगे, x का मान 1 और y का मान 2, ठीक है, क्लियर हुआ। आइए देखते हैं अगला सवाल। हाँ, नेक्स्ट सवाल दे रहा है, यदि रूट 1 प्लस एक्स अपान 1/6 दिया हो, बराबर 15/13 लिखा हो, तो कह रहा है x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा, इसे हमें सोल्व आउट करना है। चलिए बताइए कितना हो सकता है, आंसर दीजिए। हाँ, आंसर आया किसी का, किसी का नहीं आया, लगा रहे हो तो लगाओ जल्दी से। देखिए क्या करेंगे, हम इस वाले को रूट को हटाएंगे और ये वाला, या क्या करना है आपको दोनों तरफ वर्ग कर दो, ठीक है, ये वर्ग ये से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका बचेगा 1 प्लस एक्स अपान 1/6 बराबर इसे लिखेंगे 225/1/6, ये वाला जो प्लस में लिखा हुआ इसे क्या पहुँचा दे उधर माइनस हो जाएगा, एक्स अपान 169 इक्वल 225/169 और माइनस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी, हमने क्या किया इन दोनों का वर्ग कर दिया, वर्ग करने से क्या होगा ये चीज़ यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और इसका वर्ग यहाँ पे लिख देंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस एक्स अपान 169 इक्वल 225 अपान 169, 1 को उधर पहुँचाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है 169 का इसमें गुणा करेंगे और 225 में से उसे घटा देंगे, तो 225 में जब हम घटाएंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा एक्स अपान 169, ये तो यही रहेगा, बराबर जब इसे घटा रहे हो तो हमारा आ रहा आंसर होगा कितना 56, और नीचे कितना आएगा 169, यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी तो हमारा एक्स का मान कितना आएगा 56, अर्थात हम लिख सकते हैं एक्स का मान कितना गया 56, ठीक है। तो ये सवाल आपका क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल दे रहा है,
देखो सिंपल सा आ गया, वन वन वन। कह रहा है इसका का वर्ग क्या होगा, का वर्ग है, ये बोलना चाह रहा है इसका वर्ग कितना होगा। देखो बहुत सिंपल होता है, जब वन वन का सीरियल चलता है तो वन में क्या करना, जितने वन लिखे हों उतने बार तुम गिनती लिख दो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वन लिखा हुआ है। अब इसी चार को हम उल्टा लेके चलेंगे, चार के पीछे मतलब चार से तीन, दो, एक, तो चार के बाद तीन, दो, एक, हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पाँच बार लिखा होता तो पाँच बार लिख देते, चार बार लिखा है तो हमने कितनी बार, चार बार लिखा है, तो हमारा ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रहा है, यदि 60 टेबल, कह रहा है यदि 60 टेबल 14,800 रुपये, 14,800 रुपये की खरीदी जाती हैं, तो उसे 20% का लाभ लेने के लिए, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए कितनी टेबलें, कह रहा लाभ अर्जित करने के लिए कितनी टेबलें उसे 14,800 रुपये में सेल करनी होंगी। ठीक है, 60 टेबल जो लेके आया था वो 14,800 रुपये के लेके आता है। कह रहा अगर उसे 20% का लाभ चाहिए होगा तो वह 14,800 रुपये में कितनी टेबलों को बेचना चाहिए, उसे कितने में बेचेगा। तो बना लीजिए। हाँ लगाइए, जिसका आ रहा है। आ गया, चलो नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक सीधी, ये 20% जो दिया गया है, 20% की हमें फ्रैक्शन ज्ञात होनी चाहिए। 20 का मतलब कितना होता है, 1/5। 5 वाली सौदा हमारी कितने की बिकी होगी, 6 की बिकी हुई है, यही कहना चाह रहा है। अब ये बताइए 60 टेबल उसने कितने में बेची थी, 14,800 रुपये में टेबल बेची है, लेकिन हमसे कह रहा है कितनी टेबल बेचना होगा। तो बताइए 60 टेबल कितने की बेची हैं, इतनी। हमारे हिसाब से 5 की जो सौदा थी वो 6 की बेची होगी, और 6 में उसने कितने टेबल बेची होंगी, 60 टेबल बेची होंगी। इसका मतलब एक टेबल जो होगी वो कितने की बिकी होगी, 10 की बिकी होगी। कह रहा अगर उसे जितना मूल्य उतने में ही बेचना हो तो कैसे टेबल बेचेगा, तो जितना मूल्य, तो मूल्य तो 5 ही है ना, तो 1.1 10 है, तो 5.1 कितना हो जाएगा, 50। अर्थात उसे 50 टेबल बेचनी पड़ेंगी 14,800 रुपये में। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक से लगा हुआ सवाल था। आइए देखते हैं एक और सवाल। कह रहा है 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और सियाई ब्याज क्रमशः 12,800 और 14,400 हैं। कह रहा 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज जो है वो है आपका 12,800 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 14,400 रुपये है, 14,400 रुपये। तो इसमें पूछ रहा था मूलधन क्या होगा। ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो 12,800 रुपये है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 14,400 रुपये है। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि साधारण ब्याज जो होता है वो आपका हर साल बराबर होता है। तो ये 2 साल का, तो हम इसे 2 से काटें तो कितना आएगा, 2 चंग 12, 2 चौकू 8, मतलब कि उसे एक साल में जो पैसा मिला होगा वो 6400 रुपये मिला होगा। इतनी बार क्लियर हुई। लेकिन 2 साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, वो साधारण ब्याज इतना है, वही चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ से कितना ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, उसी को हम लगा देंगे आंसर से। बताइए, आया कुछ, नहीं घटा पाए, कोई बात नहीं। 14,400 रुपये हैं। यहाँ से 12,800 जब आप कैंसिल आउट कर रहे हो, 0 0, यहाँ पे 14, 8, 2, 4, 6, और यहाँ कितना बचेगा, 1600। मतलब कि 1600 रुपये हमें ज़्यादा मिले। 1600 रुपये जो ज़्यादा मिले होंगे वो आपके यहीं से मिले होंगे। तो 1600 रुपये जब यहाँ से मिले हैं तो यहाँ से देखना ये कितने गुना हो रहा है तुम्हारा। अच्छा ये है यहाँ पे 1600 रुपये जो हैं हमें जो मिले होंगे, 1600 रुपये वो 6400 रुपये से आए होंगे, तभी तो इसका जोड़ के ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का कितने गुना है, ये 4 गुना।
4 गुना है, इसका मतलब मूलधन भी आपका कितना रहा होगा, वो 4 गुना ही रहा होगा, क्यों, वो इक्वल में ही चलता है। तो हम क्या करेंगे, हमें 6400 का 4 गुना कर देना था, तो 4 चौक 16 और 4 छंग 24 और 1 25, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25,600। ठीक है, 25,600। अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो तो आपके पास ब्याज आ ही गया है, आप यहाँ से दर निकाल लोगे, दर निकालने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तब भी आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना था, साधारण ब्याज 2 साल का दिया गया था, 2 का भाग लगाया तो 1 साल का ब्याज 6400 रुपये, 2 साल का ब्याज 6400 रुपये हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो था वो 1600 रुपया ज़्यादा था, तो हमने कहा चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो पहले वाले जो ब्याज मिल चुका होता है उस पर ब्याज मिलता है, तो इसका मतलब 1600 रुपये किस पे मिलेंगे, 6400 पे। अब हमने यहाँ से देखा 16 से 64 के बीच कितना कै गुना है, 4 गुना। इसका मतलब ऊपर वाली जो संख्या रही होगी वो खुद में कै गुना रही होगी, 4 गुना रही होगी, 4 गुना रही होगी, तभी तो ये 6400 आया है। तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, हाँ 25,600। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कोशिश रहेगी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। कह रहा है एक डिब्बे में 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के नोट। कह रहा एक डिब्बा है उसमें 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं। ठीक है, 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं, जो क्रमशः 3:5:7 में दिए गए हैं। इनकी संख्या जो है वो 3:5:7 में दी गई है। यदि कुल धनराशि 3360 रुपये है, कह रहा कुल जो रुपए हैं वो टोटल 3360 रुपये हैं। 20 रुपये के नोट व 50 रुपये के कुल नोटों की संख्या क्या होगी। तो कह रहा आपको 20 रुपये और 50 रुपये वाले कुल नोटों की संख्या बतानी है। अब ये बताइए, ये टोटल क्या है, हमारी नोटों की संख्या है। अब अगर 10 रुपये के 3 नोट हैं तो उसके पास कितने रुपए हैं, 30 रुपये होंगे। अगर उसके पास 20 रुपये के 5 नोट हैं तो 20 पंजे 100 रुपये होंगे। उसके 50 के 7 नोट हैं तो कितना हो जाएगा, 350 रुपये हो जाएगा। हमारे हिसाब से इसके जो पैसे बनने चाहिए थे वो बनने चाहिए थे 300, 400 और 480। हमारे हिसाब से उसके पास जो पैसे बनने चाहिए थे वो 480 बनने चाहिए थे। ठीक है, 480 बनने चाहिए थे, लेकिन आगे बोल रहा है उसकी धनराशि जो है वो कितनी है, 3360 है। हमारे हिसाब से 480 और उसके हिसाब से 3360। हमसे पूछ रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, नहीं योग कितना है, तो योग कितना है, 7 और 5 कितना हो गया, 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 48 काटेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 8 32, 4 चौक 16। तो आंसर कितना हो जाएगा, 84, 84। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा 84। आइए देखते हैं कुछ और सवाल। अगला दिया जा रहा है, एक व्यक्ति 70 रुपये की 54 कुर्सियाँ, 70 रुपये में 54 कुर्सी, ठीक है, बेचने पर, मतलब कि सेल कर दी। एक व्यक्ति 70 रुपये की 54 कुर्सी बेचने पर 30% की हानि कमाता है। जब उसने बेची तो इस पर कुल क्या हुआ, उसे 30% का हानि हो गया। उसे 30% की हानि होती है। कह रहा 15% का लाभ लगाने के लिए, अब कह रहा उसे चाहिए इस पर कितना, 15% का लाभ। 15% का लाभ लेने के लिए 54 कुर्सियों का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 54 कुर्सियों का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, ये कह रहा है। 70 रुपये की जब उसने 54 कुर्सियाँ बेची हैं तो उसे 30% का घाटा हो गया। अब कह रहा अगर उसे 15% का लाभ चाहिए होगा तो वो 54 कुर्सियाँ कितने रुपए में बेचना चाहिए उसे। ठीक है, ऐसे सवाल सबसे पहले क्या करना है, 70 कुर्सियाँ कितने की थी, 54 की, तो हम क्या करेंगे 70 गुणे 70 रुपये थे, कितनी बेची हैं, 54, कितने में जाके बिकी हैं, 30%, हाँ मतलब कि 70 की बिकी होंगी। ठीक है, ये हो गया आपका 70 की बिकी होंगी और 54 की बेचना चाह रहा, तो यहाँ से 70 से 70 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना निकल के आएगा, 54। 70 कुर्सियाँ, 70 रुपये की 54 कुर्सियाँ बेची, जो 70 गुणे 54 कितने में बेची हैं, 30%, हाँ इसका मतलब कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब कह रहा उसे एक
कितने का लाभ चाहिए? 15% का। 15% का अगर लाभ चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 115 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 54 गुणे 115 जब करेंगे तो हमारा यहाँ से कितना जाएगा, 54 से ये वाला 54 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, 115 रुपये। तो हमारा आंसर कितना होगा, 115 रुपये। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया होगा। 70 रुपये की 54 कुर्सियाँ बेची हैं, तो आप चाहो तो 54 कुर्सियाँ कितने बेची हैं, 70 और 30% हानि तो 70 हो जाएगा, बराबर इन्हीं 54 कुर्सियों को उसे फिर बेचना है। ठीक है, 54 को फिर बेचना है, कितने में बेचना है, 15% का लाभ। 15% का लाभ मतलब 115 में बेचना होगा। या ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो सीधी सीधी यहाँ से कह सकते हो 70 कुर्सियाँ 54 की बेची हैं, कितने में बेची हैं, 70 में बेची हैं। उसे लाभ कितना चाहिए, 54 कुर्सियों पे ही, 54 कुर्सियों पे ही लाभ चाहिए, कितने का, 15% का। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, 70 से 70 कैंसिल, 54 से 54 कैंसिल, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अलग अलग सीपी नहीं निकालेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार 20 रुपये प्रति किलो पर खरीदे गए आम, एक दुकानदार 20 रुपये प्रति किलो पर खरीदे गए आम 30 रुपये प्रति किलो, 30 रुपये प्रति किलो पे वह सेल करता है, वह बेचता है, और 1 किलो की जगह पे वह 800 ग्राम का प्रयोग भी करता है, तो दुकानदार का वास्तविक लाभ क्या होगा। तो दुकानदार का लाभ बताइए क्या होगा। ये आपके पास सवाल का डाटा आ गया है, अब आंसर दीजिए क्या होगा। बताओ, देखिए पहले वाले में क्या है, 20 की लाया 30 की बेचा, तो सीधा सीधा यहाँ अनुपात बना लेंगे। 2 की लाया था, कितने की बेचा है, 3 की बेचा है। यहाँ पे उसने 1 किलो का पैसा लिया है, लेकिन उसके पास से कितना गया, 800। उसका मतलब उसके पास से 800 जा रहा है, लेकिन वो पूरे के पूरे 1000 का पैसा ले रहा है। बात समझ में आ गई। हम क्या करेंगे, इसको भी जीरो आउट कर लेंगे। जीरो आउट हो गया, यहाँ से काट देंगे, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, अब कटेगा नहीं। अब क्या करना है, हमें यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे। ठीक है, तो कर दीजिए गुणा, कितना आ रहा है आपका, हाँ 4 दूनी 8, 5 तियो 15। ठीक है, 8 वाली सौदा जो थी वो आपकी कितने की दी जा रही है, 15 की दी जा रही है। ये आपने इधर तो सीपी मान के चल रहे थे, इधर आप सेल कर रहे थे उस चीज़ को। 8 की सौदा 15 में दे रहे हो, तो कितना फ़ायदा उठा रहा है, 7 का उठा रहा होगा। ठीक है, कितने से उठा रहा है, 8 से। परसेंट के लिए गुणा 100, 8 से काटें तो 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो ये कितनी बच जाएगा, 25। तो इसका आप गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो 25 सत्ते 175/2। ठीक है, 175/2, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसके आधे होंगे 87.5%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 87.5%। आइए देखते हैं एक और सवाल। अगला सवाल आ रहा है, आकाश ने 15% के लाभ पर एक वस्तु, आकाश ने 15% के लाभ पर एक वस्तु और तौलते समय 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम का फायदा किया। उसका कुल वास्तविक लाभ क्या है। कुल मिला के ये कह रहा है, जब उसने खरीदा तब भी 15% फ़ायदा उठा के आया, और जब तौलने के नंबर आया तो 1 किलो की जगह पर उसने 920 ग्राम तौल दिया। जस्ट अभी जो सवाल लगाया था उसका ही जस्ट अपोजिट कहानी आ गई है। तो 15% की, या तो आप फ्रैक्शन बना लो, फ्रैक्शन बना के आप लिख सकते हो। 15 का मतलब कितना होगा, 3/20। 20 वाली सौदा जो दी होगी, उसको 20 की सौदा थी, लेकिन उसको कितनी मिली होगी, वो 23। ठीक है, 23। अब दूसरी तरफ क्या कर रहा है, 1000 उसने पैसा ले लिया है, लेकिन कितने पे, 920 पे। ठीक है, 20 वाली 23 तो बेच ही रहा है, 15% का लाभ भी उठा रहा है। अच्छा, ये इसके सवाल में से डाउट है थोड़ा, 15% के लाभ पर बेच रहा होगा और 1 किलो की जगह पे 920 ग्राम तौल रहा होगा, ये सवाल तब सेट होगा। हाँ ठीक, ऐसा ही हो जाएगा। चलो इसे छोटा कर लेते हैं, 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कट सकता है तो और कुछ काट लीजिए। हाँ, जितना कट सके उतना काट दो।
ये कैंची में कट जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, और 23 से काटो तो 23 ये भी कट जाएगा, 23 चौक 92। ठीक है, तो 4 वाली सौदा कितने की मिली है? 5 की। 4 वाली जब 5 की बिक रही है तो इसका मतलब 1 का फ़ायदा उठा कितने से उठा रहा है? 4 से। परसेंट के लिए गुणा कितना हो जाएगा? 4। इससे काटो तो आंसर कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है, तो 25% आपका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है A अनुपात B+C बराबर 1:3 और C अनुपात A+B बराबर 5:7, तो B अनुपात A+C बराबर क्या होगा? यह है सवाल की कहानी। बताइए कितना होगा? आप देखिए, इसमें सबसे शॉर्ट लगाना है आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है। A B C और यहाँ भी A B C 3 लोग हैं, तो 3 लोग हैं यहाँ पे। इनको तीनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 4। इनको जोड़ते हो यहाँ कितना आ रहा है? आपका 12। जबकि हैं तीन, दोनों जगह जो हैं वो हैं A B C, तो हमें दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। बराबर करने के लिए यहाँ तो 12 है ही, इसको और 12 बना लो, तो कितने गुणा कर देंगे? 3 का। 3 का अगर वहाँ करेंगे तो इसकी पूरी लाइन में गुणा हो जाएगा, तभी तो ये बराबर हो पाएगा। तो 3 का यहाँ पर भी और 3 का यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा। अब हमारे ये सारे, अब हमारा यहाँ A का मान हो गया 3 और C का मान हो गया 5। तो आइए अब देखते हैं, हमसे पूछा है B अनुपात A+C क्या होगा। तो हमारा यहाँ पे A का मान हो जाएगा 3 और C का मान हो जाएगा 5। तो A और C जोड़ के हो गए 5 3 8। इसका मतलब हमारा B का मान जो रहा होगा वो रहा होगा 4। अब हमसे पूछा है B अनुपात A+C क्या होगा। तो हम B की जगह पे लिखेंगे 4 और A और C को जोड़ के लिखेंगे 12। तो हम जब इसे काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 तियो 12, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1:3, जो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हम अगला सवाल। आइए हटाते हैं इसको। अगला दे रहा है, यदि आप 4 वस्तुएं खरीदें 4 और उसमें एक आपको मुफ्त मिले तो आपको छूट कितने % मिली है। ठीक है, अगर आप 4 खरीद रहे हैं, एक मुफ्त में ले रहे हैं, तो आपको कितनी छूट मिल रही है। तो देखिए, आपके पास जो सौदा आ रही है वो कितनी आ रही है टोटल? 4 और 1 5। फ्री वाली भी आ रही तो 5 आ रही हूँ, लेकिन उसमें एक कैसी आई है? मुफ्त आई है। परसेंट के लिए गुणा 100, 5 से काट दो, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 20%। तो हमारा कितना हो जाएगा? 20% इज राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया जा रहा है 782 की घात 86, 543 की घात 53 गुणे 736 की घात आ रहा है 48। ठीक, 48। तो कह रहा है इसमें इकाई का अंक क्या होगा। आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। बताइए क्या होगा। इकाई का अंक जब भी ज्ञात करना हो तो इसे इकाई सबका इकाई लेना है, तुम्हें किसी से लेना देना नहीं। यहाँ इकाई अंक 2 है, यहाँ इकाई अंक 3 है और इकाई अंक कितना है यहाँ पे? 6 है। हमें क्या करना, जितनी भी घातें होती है उसमें हमेशा हमें 4 का भाग लगाना होता है इकाई अंक को निकालने के लिए। 4 से लगाएं तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, मतलब कि ये पूरा कट जाएगा, 0 बचेगा। और जब 4 से भाग लगाने पर 0 बचे तो उसकी घात कितनी मान लेना आपको? 4 मान लेना है। ठीक है, 4 मानेंगे। नहीं, पूरा नहीं कटेगा। 4 दूनी 8 हो गया और 4 एकम 4, इसका हो जाएगा 2। ठीक है, 2, तो इसकी घात हो जाएगी 2। 4 का जब भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, 4 तियो 12, तो कितना बचेगा? 1। इसकी घात 1। यहाँ लगाएंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 0। तो 0 को हम कितना मानेंगे? 4। तो इसकी घात लिख दिया 4। ठीक है, ये आपका हो गया। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 दूनी कितना हो गया? 4, 3 एकम कितना हो गया? 3। इसका जब सॉल्व करोगे तो इकाई अंक इसमें भी सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 6 ही आएगा। जैसे
6 का गुणा 6 गुणे 6 गुणे 6, ये इसका मतलब ये होता है। इसका करेंगे तो 36 और इसका करेंगे फिर 36, तो 36 6 का फिर करेंगे तो कितना आएगा 36, तो इकाई अंक कितना आया 6। तो हमें कुल मिला के इकाई अंक ही लेना होता है, तो हमें कितना लेना है यहाँ पे 6। अब इनका गुणा कर लो, 4 कितना हो गया 12, और 12 का अब इसमें 6 में गुणा फिर कर दो, ये 6 दूनी कितना हो गया फिर 12 हो गया, लास्ट का अंक कितना रहा है 2। इसका मतलब इकाई अंक जो रहा होगा वो कितना रहा होगा 2 रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। आइए देखते हैं एक और सवाल। नेक्स्ट कह रहा है 200 मीटर लंबी ट्रेन, कह रहा है एक ट्रेन है जिसकी लंबाई आपकी 200 मीटर है। 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में, एक पुल पड़ा है, इसको पुल को पार करने में उसे 55 सेकंड का समय लगा। 55 सेकंड का समय लगा। तो बताइए पुल की लंबाई क्या है, पुल की लंबाई क्या है। ठीक है, तो देखिए जब ट्रेन यहाँ से यहाँ तक गई होगी तो उसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की होगी, क्योंकि पुल को पार करने का मतलब है उसकी स्वयं की दूरी प्लस पुल की दूरी जुड़ जाएगी, और दोनों जुड़ी हुई जो दूरियाँ हैं उसने कितने समय में पार की हैं 55 सेकंड में। तो हमें क्या चाहिए, दोनों की दूरियाँ चाहिए पूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय होता है। 4 गुणे समय तो हमारी चाल कितनी है 36 है, लेकिन ये टाइम कितना है 55 है। क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, नहीं है। ये अगर सेकंड है तो ये किस में होना चाहिए, ये मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, तभी तो हम इसका गुणा कर सकते हैं। तो हमें इस चाल को और मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो हम किसका गुणा करेंगे 5/18, तब जाके हमारी ये चीज़ें इक्वल होंगी। तो 5/18 हो गया, 18 दूनी कितना हो गया 36, ये 5 दूनी 10, 10 यहाँ चिपकाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 550। लेकिन वास्तविक आंसर नहीं है ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, उसमें से हमें एक लंबाई पता है कितनी है 200। अगर हम यहाँ से 200 निकाल देंगे तो हमारा कितना बचेगा 350, जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 350 मीटर लंबा वो पुल होगा। ठीक है, तो आज के ये कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन थे मैथ के, जो आपके पुलिस एग्ज़ाम में सेम टू सेम ऐसे तो नहीं मिलेंगे, बस डाटा जो है वो इसी से मैच करेगा। कुल मिला के आपको इनके तरीक़ों को सीखना है, भाषा को सीखना है, किस प्रकार पकड़ना है, सवाल को सेट कैसे करना है, इस प्रकार पकड़ना है। तो बस आज इस प्रैक्टिस सेट के साथ इतना ही, और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, इसके बाद अपने दोस्तों से भी कहिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।